स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, राइट? इसके बारे में बात करते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है कि मास कंजर्व रहना, राइट? मास जो है कंजर्व रहना। तो सबसे पहले ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किसने दिया? दिस लॉ इज़ गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, राइट? डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कब दिया, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। किसने दिया? एंटोन लेवोजियर ने दिया। ये जो लॉ है, दिस लॉ डील्स विद द masses ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि एलिमेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट कंपाउंड्स बना रहे हैं। एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो कंपाउंड्स बन रहे हैं, राइट? तो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसके अंदर रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट के मासेस और प्रोडक्ट के मासेस के साथ ये लॉ जो है डील करता है, ठीक है? अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट मतलब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को ही ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट सिंपली वी कैन transfer it, we can transfer it from one form to another form, one form to another form। ठीक है, मास जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और दूसरे तरीके से हम इस लॉ को ऐसे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी हमारे पास चाहे फिजिकल चेंज है चाहे केमिकल चेंज है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, the total mass of reactant is equal to the total mass of product। जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, क्योंकि मासेस के साथ ही ये लॉ डील करता है, राइट? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। सब बच्चों को पता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत बार हमने आपको ये बताया है। दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट।
जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, जब हम हीट करेंगे इसे, हीट हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, ये टूटेगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये दो कंपाउंड्स आगे बनेंगे, राइट। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है ये 100 ग्राम है और ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, और मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट का मास जो है 100 ग्राम है। जब ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बन गया हमारे पास 56 ग्राम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बन गया 44 ग्राम। तो जब हमने इसे फाइनली कैलकुलेट किया, रिएक्टेंट का मास तो 100 ग्राम है, अब ये भी 100 आना चाहिए, तो 56 और 44 को भी प्लस किया गया और ये भी कितना आया, 100 ग्राम आया। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। मास को ना ही हमें क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। देखो यहाँ पे क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, तो टोटल मास यहाँ पे 100 था, लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ये गैस है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे भी मास, यहाँ पे 56 आया, यहाँ पे 44 आया। तो हमने क्या किया, एक ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टोटल मास रिएक्टेंट का जो है इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। ये एक जो है हमारे पास एग्जांपल है टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन लिमिटेशन तो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, राइट। तो लिमिटेशन भी मैं बता देता हूँ। लिमिटेशन क्या है, इस लॉ का क्या लिमिटेशन है। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस का स्टडी हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शंस का स्टडी किया गया, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसके अंदर जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस की जब स्टडी की गई तो वहाँ पे पाया गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है इज़ नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे जो है इस एंटवान लेवोजियर से क्वेश्चन पूछा गया कि आप कहते हैं कि टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ऐसी बात है ही नहीं। तो लेवोजियर साहब जो हैं कुछ नहीं बता पाए इसके बारे में। तो उसी वक्त एक साइंटिस्ट जो बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने कहा कि आई नो द रीज़न ऑफ दिस। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, E इक्वल टू mc²। इन्होंने कहा कि यहाँ पे टोटल मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं तो कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं आता है। मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हेन द स्पीड, मतलब यहाँ पे जो c मतलब वेलोसिटी जो होगा मैटर का या पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। जब पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी उस वक्त मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर जो है इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया और इस लॉ का नाम रख दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, ठीक है। ये इस लॉ को मॉडिफाई करके नाम रखा गया,
कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है जब पार्टिकल का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वहाँ फेल हो जाता है। तो इसी फिर आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, उस वक्त कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो एक इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी है, राइट। तो हम एक्सपेरिमेंट आपको नहीं बताएंगे, आप इसी एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं।